दो थानों की सीमा के ठीक बीचों बीच फैले दलदल में मिलती है एक सड़ी गली लाश। मामला इतना ज्यादा उलझा होता है कि कोई भी थाना इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन तभी एंट्री होती है एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर की, जो उस लाश को उठाकर अपने थाने लेकर आता है और जांच की कमान अपने हाथ में लेता है। उसे लगता है कि यह केस उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका होगा, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है उसके सामने एक ऐसा सच सामने आता है जो उसकी सोच पूरी तरह बदल देती है। इंसान अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है, इसकी सच्चाई आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज में आज मैं आपके लिए एक और ऐसी मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम और IMDb रेटिंग आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दिलीप नाम के एक पुलिस कांस्टेबल से होती है। वह रात के समय एक बार में बैठा होता है और अपने सब इंस्पेक्टर सेबेस्टियन की बहादुरी के किस्से लोगों को बड़े जोश के साथ सुना रहा होता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि मानो सेबेस्टियन कोई फिल्म का हीरो हो जो अकेले ही कई बदमाशों को पल भर में धूल चटा देता है। अपनी बातों को दमदार बनाने के लिए वह इलाके के एक गुंडे अलीफ का उदाहरण देता है और दावा करता है कि सेबेस्टियन ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा था कि उसकी सारी गुंडागर्दी निकल गई थी। दिलीप की कहानी सुनाने का अंदाजा इतना शानदार होता है कि बार में बैठे सभी लोग उसी कहानी में खो जाते हैं और उसकी हर बात पर यकीन करने लगते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर सेबेस्टियन सचमुच अलिफ की पिटाई कर रहा होता है। तभी वहाँ अलिफ की माँ अचानक पहुँच जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो अपने बेटे को छुड़ाने की बजाय सेबेस्टियन से कहती है, अरे साहब इसे थोड़ा देर और पीटिए, तभी इस बदमाश के होश ठिकाने आएंगे। क्योंकि वह लड़का उसकी बात नहीं मानता था। उसकी माँ को लग रहा था कि शायद पुलिस की मार से ही उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। जाते समय दिलीप उस महिला को सेबेस्टियन का नंबर देता है और सेबेस्टियन भी कहता है अगर कोई भी परेशानी हो तो सीधे वह फोन करे। अब वापस से कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है। बार में बैठे लोगों के सामने सेबेस्टियन खुद भी अपनी बहादुरी की तारीफ कर रहा होता है। तभी अचानक उसके फोन पर अलिफ का कॉल आता है। अलिफ उसे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। सेबेस्टियन जब वहां पहुंचता है तो देखता है तो अलिफ वहां अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी खतरनाक लोग मौजूद थे। माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है कि किसी भी पल खूनी खेल शुरू हो सकता था। हालांकि अंदर से सेबेस्टियन काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन बाहर से वह पूरी तरह अपने आप को निडर दिखाता है। उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अलिफ लड़ाई करने के बजाय अपनी जेब से शराब की बोतल निकालता है और एक बड़ी अजीब सी गुजारिश करता है और कहता है उसकी माँ उससे नाराज है और 2 दिनों से उसे घर में नहीं घुसने दे रही, इसलिए जब उसकी माँ फोन करे तो सेबेस्टियन उसका फोन जरूर उठाए। हर सुबह उसके भेजे के गुड मॉर्निंग मैसेज का भी जवाब दे, ताकि उसकी माँ को लगे कि वह सुधर गया है। यह सुनकर पूरी तरह माहौल बदल जाता है और थोड़ी ही देर में सभी लोग वहीं पर बैठकर शराब पीने लगते हैं। लेकिन बार में लौटने के बाद सेबेस्टियन पूरी कहानी बदल देता है। वह लोगों को बताता है वहाँ उसकी गुंडों से जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उसके मुताबिक वह अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा था और लड़ते लड़ते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सारे गुंडे वहां से भाग चुके थे, जबकि असलियत कुछ और ही थी, जो कि हम सबने देख ही ली। सेबेस्टियन आगे कहता है शराब की नशे में वह गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रहा था और सीधे जाकर एक कंक्रीट के खंभे में टकरा गया। इसी हादसे की वजह से उसके सिर से काफी खून निकल गया था और वह अपनी उस चोट को बहादुरी का निशान बनाकर सबके सामने पेश कर देता है। अगली सुबह नदी में एक सड़ी गली अज्ञात लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। लाश से इतनी तेज बदबू आ रही थी वहां खड़ा होना मुश्किल था। यह खबर मिलते ही सेबेस्टियन के सीनियर अधिकारी उसे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने का आदेश देते हैं। वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है, लेकिन उसकी बीमार माँ ताना मारते हुए कहती है उसे कभी अपने परिवार के लिए भी समय निकाल लेना चाहिए। उसी दौरान उसकी माँ की देखभाल करने वाली नर्स सुजाता देर से वहाँ पर पहुँचती है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह उसे सख्त हिदायत देता है कि उसकी माँ का ध्यान ठीक से रखा जाए और फिर वह अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाता है। नदी के किनारे पहुंचकर पुलिस देखती है कि वह लाश ठीक 2 थाना क्षेत्रों के सीमा के बीच में फंसी हुई है। अगर वह थोड़ा सा भी इधर उधर बह जाए तो केस इधर उधर चला जाएगा। यही वजह थी कि दोनों किनारे अलग अलग थाने के पुलिस स्टेशन खड़े हुए थे और सभी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर यह लाश किस दिशा में जाएगी। कोई भी इस बदबूदार और मुश्किल केस को अपने सिर नहीं लेना चाहता था। सभी मन ही मन यही दुआ कर रहे थे कि यह मामला अगले हिस्से में चला जाए। तभी वहाँ से एक छोटी सी नाव गुजरती है। नाव की वजह से पानी में हल्की सी लहर उठती है। उसी लहर के सहारे वह फूली हुई लाश धीरे धीरे सेबेस्टियन के थाने की ओर बहने लगती
है। यह सीन देखते ही उसकी पूरी टीम के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब यह केस उनके गले में पड़ चुका था। ठीक उसी समय वहाँ पर केशवन नाम के एक व्यक्ति की एंट्री होती है, और एंट्री ऐसे थी जैसे वह कोई सुपरस्टार हो। केशवन बिना हिचकिचाहट के उस गंदे पानी में उतर जाता है और धीरे धीरे वह सड़ी हुई लाश तक पहुंच जाता है, और काफी मशक्कत के बाद वो उस लाश को बाहर किनारे पर ले आता है। जैसे ही लाश किनारे पर आती है, वहाँ मौजूद लोग बदबू से परेशान हो जाते हैं। लाश पर रेंगते हुए कीड़े को देखकर हर किसी के मन में घिन भर जाता है, लेकिन दिलीप की नजर ना ही उस बदबू पर थी और ना ही लाश के शरीर पर चढ़ रहे कीड़े पर, बल्कि उसकी नजर एक चीज पर टिक जाती है, क्योंकि लाश की अंगुली में एक सोने की अंगूठी थी। वह चुपके से सोने की अंगूठी निकालकर अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन दिलीप तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह से अंगूठी निकलवा लेता है। लेकिन ईमानदारी दिखाने के बजाय वह खुद ही उस अंगूठी को सरकारी खजाने में जमा नहीं करता और चोरी छुपे उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद दिलीप लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक दूसरे पुलिस अधिकारी से होती है, जो एक और अनजान शव लेकर आया हुआ था। दोनों कुछ देर तक अपनी नौकरी की कठिनाइयों और मामलों के बारे में बातें करते हैं। काफी देर बातें चलने के बाद दिलीप अपने घर लौटता है, लेकिन नहाने के बावजूद भी शरीर से लाश की बदबू जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। वह कई बार नहाता है और बदबू न आने के लिए सिगरेट भी जला लेता है। तभी उसकी बेटी मृदुला वहाँ पर आती है और अपने पिता की शरीर से आने वाली बदबू और इस नौकरी के बारे में नाराजगी जताती है। उसका मानना होता है कि पुलिस की ऐसी गंदगी ड्यूटी छोड़कर कोई अच्छी ड्यूटी करनी चाहिए। मृदुला अपने पिता को बताती है उसकी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वह चाहती है कि उसके पिता इस मुश्किल वक्त में परिवार का साथ दें, लेकिन दिलीप ज्यादा बिना सोचे उसकी बात टाल देता है। वह कहता है उसे रात में फिर से उसी लाश की निगरानी के लिए वहाँ पर जाना होगा। परिवार से ज्यादा उसकी ड्यूटी उसके लिए ज्यादा मायने रखती है। धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस शव का पहचान करने के लिए कोई भी नहीं आता। इस बीच अस्पताल के कर्मचारी दिलीप को साफ बता देते हैं मॉर्चरी के फ्रीजर भर चुके हैं, अब इस सड़ी हुई लाश को ज्यादा देर तक रखना संभव नहीं है। मजबूरी में दिलीप अपने सीनियर अफसर सेबेस्टियन को फोन करता है और पूरी स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन उस समय सेबेस्टियन अपने कुछ जिंदगी के कामों में उलझा हुआ होता है। वह एक बदमाश बुसिन के घर पर अपनी महिला के साथ छिपा बैठा था और घर वालों से उस महिला को अपनी पत्नी बनाकर झूठ बोल रहा था। दिलीप की बात सुनने के बाद भी वह इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। वह सिर्फ इतना कहता है कि किसी तरह उस शव का अंतिम संस्कार कर दो और दोबारा उसे परेशान मत करो। अब दिलीप के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अकेले इस लाश का करे क्या। आखिरकार वह शव को सरकारी कब्रिस्तान में ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात गोपालन और सनी से होती है, जो कि वहाँ पर कब्र खोदने का काम करते हैं। दोनों हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत होते हैं। दिलीप उन्हें ऑर्डर देता है कब्रिस्तान के कोने में इस शव को दफना दो, और वह उस बॉडी से सारी जानकारी उन्हें दे देता है और साथ ही साथ एक छोटी शीशी भी देता है, जिसे नियम के अनुसार शव के साथ जमीन में दफनाया जाना था। लेकिन दिलीप जानता था सिर्फ आदेश देने से काम नहीं होगा, इसलिए वह रिश्वत के तौर पर एक सस्ती सी शराब की बोतल दे देता है ताकि वे बिना किसी लापरवाही के काम पूरा कर दें। अगली सुबह कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में सुजान नाम की एक महिला पहुंचती है। वह पिछले 6 महीने से अपने लापता पति बॉबी की तलाश करते हुए वहां पर आई होती है। सुजान बताती है कि वह उस बॉडी को पहचान कर मॉर्चरी गई थी, लेकिन वहां उसे पता चला कि लाश को दफना दिया गया है। इसके बाद वह जाकर सीधे सेबेस्टियन से मिलती है और अपने पति की तस्वीर दिखाती है। तस्वीर देखकर सेबेस्टियन ध्यान से उसका चेहरा देखता है और कहता है जो लाश नदी में मिली थी उस लाश से तुम्हारे पति की शक्ल मैच नहीं कर रही। वह पूरे विश्वास के साथ भी कह देता है उस बॉडी को पहले ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया है, इसलिए अब उसे देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सुनते ही सुजान का चेहरा उतर जाता है। उसकी मायूसी देखकर सेबेस्टियन उसके पति के गायब होने की पूरी कहानी पूछता है। सुजान बताती है कि एक रात बॉबी अचानक उसे घर के अंदर बंद करके सिर्फ एक टॉर्च लेकर बाहर निकल गया था। उसने कहा भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। 2 घंटे गुजर जाने के बाद जब वह वापस नहीं लौटा तो सुजान काफी घबरा गई। उसने अपने भाई को फोन किया। उसका भाई आया और दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला, लेकिन उस रात के बाद बॉबी आज तक नहीं मिला। पूरी कहानी सुनने के बावजूद भी सेबेस्टियन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि सुजान
सुजान बिना सबूत के उस बॉडी को अपने पति का शव बता रही है। इसीलिए वह साफ शब्दों में कह देता है वह लाश किसी भी हालत में उसके पति की नहीं हो सकती। इतना कहकर वह ये कहता है कि वो जाकर दूसरे थाने में पूछताछ करे। सेबेस्टियन का यह व्यवहार सुजान को पसंद नहीं आता, लेकिन वह हार भी नहीं मानती। कुछ समय बाद वह अपने वकील के साथ थाने दोबारा पहुंचती है। उसका वकील पुलिस को कानून की याद दिलाते हुए कहता है किसी भी परिजन को शव देखने का पूरा अधिकार होता है। वह यह भी बताता है कि नियम के अनुसार किसी भी अज्ञात शव को कम से कम 7 दिन तक मॉर्चरी में रखा जाना चाहिए, जबकि पुलिस ने केवल 4 दिन के अंदर ही उसे दफना दिया। यह साफ तौर पर नियम का उल्लंघन था। लेकिन सेबेस्टियन अपनी गलती मानने के बजाय अस्पताल की मजबूरी का बहाना बताता है कि मॉर्चरी में सारे फ्रीजर भरे हुए थे और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सेबेस्टियन अपनी दादागिरी दिखाते हुए दोनों को अपमानित करते थाने से बाहर निकाल देता है। तभी सुजान समझ जाती है इस घमंडी पुलिस वाले से सीधा इंसाफ मिलना नामुमकिन है। इंसाफ की उम्मीद खत्म होते देखकर सुजान हार मानने वाले नहीं थी। उसने फैसला किया कि अगर पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही तो वह अदालत में पहुंचेगी। इसीलिए वह सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर मांग करती है कि उसे उस अनजान बॉडी को अपनी आंखों से देखने का अधिकार है। फिर भी वह अधिकार उससे छीना जा रहा है। जैसे ही यह खबर पुलिस विभाग तक पहुँचती है, सेबेस्टियन को तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों के सामने पेश होने का आदेश मिलता है। वहां पहुंचते ही अधिकारियों का गुस्सा सेबेस्टियन के ऊपर फूट पड़ता है। वे साफ कहते हैं अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है, इसलिए हर कदम अब कानून के मुताबिक उठाना होगा। अदालत के आदेश पर सरकार के खर्च से कब्र खोदकर शव बाहर निकाला जाएगा और सुजान के सामने उसकी पहचान करवाई जाएगी। ये आदेश सुनते ही सेबेस्टियन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि लगातार हो रही बारिश के बीच कई दिन पुराने सड़ी हुई लाश को कब्र से निकालना ठीक नहीं होगा। वह काम बहुत ही मुश्किल और शर्मनाक होता है। लेकिन अब सेबेस्टियन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वह मजबूर होकर अपनी टीम के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। उसके साथ साथ एक मजिस्ट्रेट, सरकारी सर्जन और खुदाई के लिए एक बड़ी जेसीबी मशीन को वहां पर लाया जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। कई दिनों लगातार बारिश होने की वजह से पूरा कब्रिस्तान दलदल में बदल गया था। चारों तरफ पानी, कीचड़, जंगली पौधे फैले हुए थे। जमीन की हालात ऐसी थी कि यह पहचानना मुश्किल था कि आखिर इस बॉडी को कहां पर दफनाया गया है। ऐसे में सेबेस्टियन दिलीप से सही जगह पूछता है, लेकिन बदले माहौल को देखकर दिलीप भी घबरा जाता है। वह हिचकिचाते हुए बताता है जिस रात शव को दफनाया गया था वहां पर 2 लोग और मौजूद थे। उनमें से सनी की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी क्योंकि वह काफी ज्यादा शराब पी रहा था, जबकि गोपालन का कोई भी पता नहीं चल रहा था। आखिरकार दिलीप अपनी धुंधली याददाश्त के साथ एक अनुमानित जगह पर इशारा कर देता है। इसके बाद जेसीबी की मदद से उस जगह पर खुदाई की जाती है। इसी दौरान सुजान भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस उसे गाड़ी के अंदर ही इंतजार करने के लिए कहती है। काफी देर तक खुदाई चलती रहती है, मगर जमीन के अंदर से उस लाश का कोई भी निशान बरामद नहीं होता। अधिकारियों की बेचैनी लगातार बढ़ने लगती है। खुदाई का दायरा भी बड़ा किया जाता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। आखिरकार एक ऐसा पल आता है जो पल वहां मौजूद हर इंसान को हिला देता है। जमीन के नीचे लाश की जगह सिर्फ कीचड़ और पानी था। लाश पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यह देखकर सेबेस्टियन समझ जाता है कि मामला और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। वह दिलीप को एक तरफ ले जाकर गुस्से में पूछता है आखिर वो उस रात क्या कर रहा था और वो बॉडी कहाँ गई। उधर काफी देर गाड़ी में बैठने के बाद सुजान भी समझ जाती है कि पुलिस उससे कुछ छिपा रही है। वह खुदाई वाली जगह पर पहुंचती है और पुलिस से सवाल करती है आखिर लाश कहाँ गई, और गुस्से में यह आरोप लगा देती है कि पुलिस ने पैसों की लालच में किसी मेडिकल कॉलेज को लाश बेच दी होगी। सुजान की यह बात सुनकर सेबेस्टियन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सबके सामने दिलीप पर बरस पड़ता है। दबाव बढ़ता देखकर आखिरकार दिलीप सच कबूल कर लेता है। वह बताता है जिस रात को लाश दफनाई जा रही थी वो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि उसी दौरान उसकी बेटी का फोन आया था। उसने बताया कि उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वह शव की जिम्मेदारी उन नशेड़ी कब्र खोदने वालों को दे दिया था। यह सुनते ही सेबेस्टियन अपना आपा खो बैठता है। वह सबके सामने दिलीप की क्लास लगाता है। एक उम्रदराज पुलिसकर्मी के लिए यह अपमान किसी सजा से कम नहीं होता। मानसिक तनाव और शर्मिंदगी के बीच अचानक दिलीप अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ता है। वहाँ मौजूद लोगों को पहले लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि यह हार्ट अटैक नहीं है बल्कि
तेज गैस और बदबू की वजह से उन्हें यह दर्द हुआ था। उधर लाश के गायब हो जाने की खबर पूरे पुलिस विभाग में फैल जाती है। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि बड़े बड़े अधिकारियों तक इसकी रिपोर्ट पहुंचा दी जाती है और विभाग में हड़कंप मच जाता है। जल्दी ही इस पूरे मामले की सुनवाई अदालत में शुरू हो जाती है। सरकारी वकील पुलिस का बचाव करते हुए दलील देता है और लगातार आई बाढ़ के कारण शायद लाश बहकर समुद्र में पहुंच गई होगी, लेकिन जज इस दलील को खारिज कर देता है। वे कब्रिस्तान का पूरा रिकॉर्ड और हर दस्तावेज अदालत में पेश करने का आदेश देते हैं और इसी के साथ इस मामले की जांच एक सख्त एसपी को सौंप दी जाती है। वह बिना किसी बहाने के सीधे कार्यवाही शुरू कर देता है। सबसे पहले वह सेबेस्टियन और दिलीप को घोर लापरवाही के आरोप में निलंबित कर देता है। फिर सेबेस्टियन से सवाल करता है कि वह इतने संवेदनशील मामले को दफनाने की जगह पर क्यों मौजूद नहीं था। इसके बाद वह दिलीप से भी लंबी पूछताछ करता है और आदेश देता है हर हाल में दोनों कब्र खोदने वालों का पता लगाओ जिन्होंने उस लाश को दफनाया था। पूछताछ के दौरान दिलीप के मन में अचानक वही सोने की अंगूठी की याद आती है जिसने उसे चोरी छिपे अपने पास रख लिया था। उसे एहसास होने लगता है कि अगर जांच उस अंगूठी तक पहुंच गई तो उसकी नौकरी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अब उसके सामने सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपने लालच का सच उजागर करने का खतरा भी मंडराने लगता है। पूछताछ खत्म होने के बाद दिलीप चुपचाप बाथरूम जाता है और छिपकर उस सोने की अंगूठी को वहीं पर सुरक्षित एक जगह पर छुपा देता है। उसे अच्छी तरह एहसास था अगर यह राज खुल गया कि उस शरीर से मिली अंगूठी सबूत खजाने में नहीं है तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। साथ ही साथ उसे हो सकता है जेल भी हो जाए। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सेबेस्टियन, दिलीप दोनों पर गायब हुई लाश को ढूंढने का प्रेशर बढ़ रहा था। उनकी नौकरी अब जांच के नतीजे पर टिकी हुई थी। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कब्र खोदने वाला सनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब केवल गोपालन ही बचा था जो शायद रहस्य की आखिरी कड़ी जोड़ सकता था। पुलिस उस पूरे इलाके में तलाश करनी शुरू कर देती है। काफी खोजबीन के बाद एक शराबी व्यक्ति बताता है कि गोपालन अक्सर कब्रिस्तान के आसपास घूमता रहता था। उसी रात पुलिस उसे पकड़ लेती है और थाने लाकर पूछताछ करती है, लेकिन गोपालन इतना ज्यादा नशे में धुत था उसके मुंह से कोई भी सीधी बात नहीं निकल रही थी। वह हर सवाल का उल्टा सीधा जवाब दे रहा था। तभी पुलिस उसे नदी के मिले सड़ी हुई लाश के बारे में याद दिलाती है। धीरे धीरे गोपालन की यादें लौटने लगती हैं। वह बताता है कि उस लाश को असल में सनी ने दफनाया था, जबकि सनी मर चुका है तो आगे की जानकारी मिलना नामुमकिन था। गोपालन से और सच उगलवाने के लिए पुलिस उसे नींबू का रस पिलाती है ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो सके। अगले दिन फिर से कब्रिस्तान में खुदाई शुरू होती है। कीचड़ और पानी के बीच कई पुरानी कब्रें खोदे जाते हैं। वहाँ इंसानी हड्डियां तक निकलती हैं, लेकिन जिस शव की तलाश की जा रही थी उसका कोई भी पता नहीं चलता। कई महीने इस जांच के बीच जाते हैं। इसी बीच सेबेस्टियन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। निलंबित होने की वजह से उसकी आमदनी बंद हो चुकी थी। घर में उसकी बीमार माँ की देखभाल करने वाली नर्स सुजाता बार बार अपने सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही थी। ऊपर से उसकी माँ दिन भर उसे ताने देती रहती है और सुजाता भी उल्टा उसे सुनाती है कि वह दिन भर घर में बैठकर सिर्फ टीवी देखता रहता है और मोबाइल चलाता रहता है। इससे अच्छा है कि वह अमूवी कीड़ा की कोई वीडियो ही देख ले। खैर, नौकरी छोड़ जाने के बाद उसकी जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी थी। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। इसी दौरान एक दिन सेबेस्टियन और दिलीप फिर उसके सामने आकर बैठते हैं। सेबेस्टियन सारा गुस्सा दिलीप पर निकालता है और कहता है अगर उसने नियम के मुताबिक शव को 7 दिन तक अस्पताल में रखा होता तो आज यह नौबत नहीं आती। बहस के दौरान दिलीप अचानक वहीं सोने की अंगूठी निकाल देता है। सोने की अंगूठी देखते ही सेबेस्टियन के दिमाग में एक नई बात आती है। सुजान ने अपने बयान में कहा था कि उसका पति कभी कोई गहना नहीं पहनता था, यानी यह अंगूठी साबित कर सकती थी कि नदी में मिली लाश उसके पति बॉबी की नहीं थी। इसका मतलब पुलिस शुरू से ही सही थी, लेकिन वह अपनी बात साबित नहीं कर पा रही थी। यह सुराग मिलने के बाद भी सेबेस्टियन पूरी तरह बिखर जाता है। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। पहले वह एक वेटर से बेवजह लड़ता है, फिर सड़क पर 4 लोगों से झगड़ा करने लगता है। यहाँ तक कि वह एक एटीएम के बाहर पैसे निकाल रहे लोगों को चोर समझकर उन पर हमला कर देता है। नतीजा यह होता है कि वहां मौजूद गार्ड उसे पीट देता है और रात भर के लिए उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह जब वह लौटता है तो देखता है कि उसकी मां जमीन पर गिरी हुई है और वह तुरंत उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाता है। घर का सारा काम खुद करने लगता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह निराश हो चुकी थी। सेबेस्टियन नर्स सुजाता से भी मदद मांगता है कि वह वापस आकर
उसकी माँ की देखभाल करे, क्योंकि अब वह अकेले सबको संभाल नहीं पा रहा। तभी इसी बीच कहानी एक बार फिर से मोड़ लेती है। घर की सफाई करते समय सुजाता की नजर उसी सोने की अंगूठी पर पड़ती है। अंगूठी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांपती हुई आवाज में वह सेबेस्टियन से पूछती है, यह अंगूठी आपके पास कहां से आई? दरअसल वह अंगूठी उसके पति की थी, यानी नदी में मिली लाश बॉबी की नहीं बल्कि सुजाता के पति की थी। यह सुनकर सेबेस्टियन चौंकने के बजाय हंसने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि सुजान ने पुलिस और अदालत को दोनों को धोखा दिया है। वह अपने सीनियर अधिकारी को फोन करके बताता है और असली सच्चाई सामने लेकर आता है, लेकिन उधर से जो जवाब मिलता है उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अधिकारी बताते हैं सुजान पहले ही डीएनए और कानूनी प्रक्रिया के जरिए अदालत में यह साबित कर चुकी कि वह बॉडी उसके पति की ही है और उसे मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिल चुका है और वह अब अमेरिका जाने की तैयारी कर रही है। यहीं से साफ होने लगता है यह पूरा खेल रचा गया था। ऐसा लगता है कि सुजान ने या तो अपने पति की हत्या कर दी है या फिर उसकी गुमशुदगी का फायदा उठाकर वह किसी दूसरे शव को अपना पति बताकर नकली डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है ताकि वह हमेशा के लिए देश छोड़कर जा सके। अब सेबेस्टियन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई अधिकारी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए वह अकेले ही सुजान के घर पहुंच जाता है। वहाँ वह जोर जोर चिल्लाते हुए कहता है कि वह एक और हत्या नहीं होने देगा। इसी दौरान सुजान के वकील से जाकर सेबेस्टियन भिड़ जाता है और गुस्से में सुजान को थप्पड़ मार देता है। दबाव बढ़ने पर आखिरकार सुजान टूट जाती है और स्वीकार करती है कि नदी में मिला सब उसके पति बॉबी का नहीं था। वह बताती है उसका पति बेहद क्रूर इंसान था और हमेशा उसके साथ मारपीट करता था। उसी से छुटकारा पाने के लिए वह विदेश भागने के लिए पूरे डेथ सर्टिफिकेट का खेल रचा, लेकिन सच सामने आते ही हालात और भी बिगड़ जाते हैं। सुजान का भाई पीछे से आकर सेबेस्टियन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हो जाती है। इसी दौरान वकील को एहसास होता है कि सुजान अपने पति की मौत का सच छिपा रही थी। डर के मारे वह वहां से भाग निकलता है। उधर सुजान और उसका भाई मिलकर एक भारी फूलदान उठाते हैं और सेबेस्टियन के चेहरे पर जोरदार वार करते हैं। चोट लगने की वजह से सेबेस्टियन वहीं पर बेहोश हो जाता है। दोनों उसे घसीटकर घर के पीछे बने एक पुराने कुएं में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद ठंडे पानी के छींटे से सेबेस्टियन को होश आता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। ऊपर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हार मानने की बजाय वह पूरी ताकत लगाकर कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसके अंदर सिर्फ एक जुनून था, जिंदा बचना और असली अपराधी को बेनकाब करना। आखिरी हिस्से में फिल्म एक ऐसा दृश्य दिखाती है जिसमें लगता है कि सेबेस्टियन किसी तरह कुएं से बाहर निकल आता है और सुजान तथा उसके भाई के सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों उसे कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है और पुलिस स्टेशन लौटकर अपने कारनामे के किस्से साथियों को बढ़ा चढ़ा कर सुनाता है और दावा करता है कि अपराधी उसके पैर में गिरकर जान की भीख मांग रहे थे। उसने दया दिखाते हुए उन्हें भागने का बस का किराया दिया और उसकी यह कहानी सुनकर पुलिस वाला दोबारा से उन्हें सुपर सेबेस्टियन कहकर सम्मान देने लगते हैं। लेकिन फिल्म यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट खेलती है। अब हमें पता लगता है कि वह पूरा बहादुरी वाला सीन सेबेस्टियन की सिर्फ कल्पना थी। असलियत में वह उसी कुएं में फंसा रह जाता है और जान बचाने की कोशिश करता रहता है। तभी वहाँ पर दिलीप पहुँचता है। ऊपर से झाँक कर उसे देख लेता है। नीचे खड़े सेबेस्टियन को बताता है कि सुजान और उसका भाई काफी पहले ही कार लेकर फरार हो चुके हैं और इसी कठोर सच्चाई के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। झूठी शान, बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानियां और अहंकार आखिरकार इंसान को किसी तरह अकेला छोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसे लगी? हालांकि इसे लास्ट में देखने में मजा नहीं आया। मेरे हिसाब से कहानी वैसी होनी चाहिए थी जैसा सेबेस्टियन ने कल्पना करके सोची थी। आपको क्या लगता है? आपकी इस चीज पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।